रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। प्रदूषण पर सुप्रीम सुनवाई है आज। जी हां, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं। आज दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 379 पहुंच गया है, जिसको लेकर के आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग यानी कि CAQM ने दिल्ली एनसीआर में अगले आदेश तक सभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि साथ ही में इसमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और वाहनों की एंट्री पर बैन लगाया गया है। जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से हालात खराब हो रहे हैं, उसको देखते हुए ये तमाम नसीहतें, ये तमाम आदेश जारी किए जा रहे हैं। जहरीली हवा पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। इसके पहले भी 2 दिन पहले भी सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई हुई थी, लेकिन कोई फैसला, कोई नतीजा सामने नहीं निकल कर आया था। हालांकि दिल्ली सरकार ने हलफनामा दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में और कहा था कि अगर स्थिति बनती है लॉकडाउन लगाने की, तो इसके लिए दिल्ली सरकार पूरी तरीके से तैयार है। जिसके बाद अब आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई होनी है और देखना होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला सुनाया जाता है या फिर क्या आदेश जारी करती है सुप्रीम कोर्ट। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से हालात खराब है, जो कि हम आपको लगातार बता रहे हैं। दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। आज 379 पहुंचा है दिल्ली का AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स। प्रदूषण को लेकर के एक्शन में है CAQM और लोगों को जिस तरीके से सांस लेने में मुश्किल हो रही है, उसको लेकर के आदेश भी जारी किए जा रहे हैं। 21 नवंबर तक 50% क्षमता से खुलेंगे सारी चीजें। दिल्ली एनसीआर के दफ्तरों में भी आदेश जारी कर दिया गया है और वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दिया गया है। सरकारी दफ्तरों में 50% लोगों को बुलाए जाने की अनुमति दी गई है और डीजी सेट्स के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई है इस दौरान, चूंकि प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इमारत के निर्माण, तोड़फोड़ पर भी रोक लगाई गई है। सारे ट्रकों की एंट्री पर 21 नवंबर तक रोक लगाई गई है। और दिल्ली से हमारी सहयोगी भावना अरोड़ा जुड़ी हुई है, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। भावना, जानना चाहेंगे, लगातार जिस तरीके से AQI लेवल बढ़ रहा है और इसको लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है, क्या उम्मीद की जाए कि क्या फैसला आ सकता है? क्योंकि दिल्ली सरकार तो कह रही है कि अगर लॉकडाउन करना पड़ा तो दिल्ली सरकार इसके लिए तैयार है। क्या फैसला आ सकता है, क्या उम्मीद जताई जाए? आपको यहाँ पर जानकारी देना चाहूंगी कि दरअसल ये पहली बार ऐसा नहीं है कि जब दिल्ली में प्रदूषण जो है वो लगातार बढ़ रहा है। जब भी दिवाली आती है या फिर ये कह लीजिए नवंबर दिसंबर का महीना आता है, इस तरीके से प्रदूषण जो है वो लगातार दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को चपेट में लेते हैं, खासकर उन इलाकों में जहां पर पराली जलाई जाती है। और ये समस्या अभी की नहीं बल्कि कई सालों से चलती आ रही है, जिसको लेकर लगातार सरकार से, केंद्र सरकार से निवेदन किया जा रहा है कि जल्द से जल्द वो इस मामले को लेकर कुछ एक्शन ले। और जिस तरीके से हालात जो है दिल्ली के बने हैं, लगभग 9 तारीख के बाद वो देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसमें लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो संख्या अगर आप देखें तो कभी आंकड़ा 500 के पार तो कभी 600 के पार जाता हुआ नजर आ रहा है। ये स्थिति बताती है कि दिल्ली में रेड अलर्ट आ चुका है, यानी कि स्थिति जो है बेहद ज्यादा गंभीर हो चुकी है। बहरहाल इस कड़ी में पंजाब से लेकर यूपी से लेकर तमाम प्रदेशों के जहां पर प्रदूषण बहुत ज्यादा इस वक्त नजर आ रहा है, मुख्य सचिवों की बैठक भी हुई है। इसे आपातकालीन बैठक के तौर पर आप ले सकते हैं, जिसमें इस बात का जो है एक तरीके से चर्चा की गई है कि आखिर कैसे जो है सभी राज्य मिलकर प्रदूषण के स्तर को कम करें, ताकि जिस तरीके से समस्याएं लोगों के बीच में उत्पन्न हो रही है, खासकर सांस लेने में दिक्कत आना, आंखों में जलन और तमाम तरीके की जो बीमारियां भी लोगों के बीच में पैदा हो रही है, वो तरीके के जो तमाम चीजें हैं उसे संभाला जा सके। और इसी बीच जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार को एक जबरदस्त फटकार लगाई है, क्योंकि दिल्ली सरकार लगातार पूरे मामले को जो है टाला मटोली करते हुए नजर आई, जिसमें उन्होंने पूरा ठिकरा जो है MCD के ऊपर फोड़ा। जिस कड़ी में दिल्ली सरकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और साथ ही साथ पंजाब और हरियाणा और तमाम जगहों पर जहां पर पराली जलाई जाती है, उन राज्यों को ये संदेश दिया है कि वो किसानों से बातचीत करें। क्योंकि जब किसानों के को लेकर जो है जब सुप्रीम कोर्ट में बात चल रही थी, तो उसी दौरान जो है प्रदूषण पर जब चर्चा हो रही थी तो किसानों का मुद्दा उठा, जिस पर इस बात का जिक्र किया गया कि एक सबसे बड़ा कारण पराली है। ऐसे में उन किसानों के ऊपर जो है जुर्माना लगाया जाना चाहिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने काफी ज्यादा तलख टिप्पणी करते हुए कहा कि आप कोई भी निर्णय किसानों के ऊपर नहीं थोप सकते। इसका सबसे बड़ा कारण किसान नहीं बल्कि 75% वो बड़े कारण हैं जिस पर केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार टालोमटोली करती है, ध्यान नहीं देती। खासकर बिल्कुल भावना, जिस तरीके से
सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है राज्य सरकार को, दिल्ली सरकार को। दिल्ली सरकार लॉकडाउन की तैयारी में है। वो कह रही है कि अगर लॉकडाउन लगाना पड़ा तो इसके लिए भी दिल्ली सरकार सजग है और तैयार है। क्या लॉकडाउन इसका एक विकल्प हो सकता है? तमाम चीजों को लेकर अगर हम देखें तो आर्थिक रूप से जरूर राज्यों की कमर टूट सकती है, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने जिक्र किया है। लेकिन ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अभी इसे लेकर जो है कश्मकश में बना है, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसे में आपातकालीन बैठकें होनी चाहिए, निर्णय होना चाहिए, क्योंकि मात्र लॉकडाउन एक जो है इसका उपाय नहीं है। इस कड़ी में अगर देखा जाए तो कई जो साइट है, कंस्ट्रक्शन साइट, उन्हें बंद कर दिया गया है। स्कूलों को फिलहाल के तौर पर बंद कर दिया गया है। इसके आसार हरियाणा में भी देखने के लिए मिल रहे हैं, जहाँ पे स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद किया गया है। और ऐसे में अब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, तमाम जो आसपास और खासकर यूपी, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ा प्रदेश है, इन राज्यों में जो है पराली से लेकर प्रदूषण के सबसे कई बड़े कारण कंस्ट्रक्शन भी होते हैं, जिसको लेकर लगातार कहा जा रहा है कि निर्माण कार्य आपको तुरंत रोकना होगा। और ऐसे में दिल्ली सरकार को भी फटकार लगाई है कि आखिर अगर हम ऑडिट रिपोर्ट निकाले तो ये जानने को ज्यादा मिलेगा कि आपने कितने ज्यादा एड का प्रचार किया है, बजाय मशीनों को खरीद के प्रदूषण को रोकने के लिए। बिल्कुल भावना, जिस तरीके से लगातार देख रहे हैं हम AQI लेवल बढ़ रहा है और लगातार यहाँ पर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार यहाँ पर लापरवाह होती नजर आ रही है, क्योंकि ये 1 साल या 2 साल की बात नहीं है, पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं इसी महीने में इस तरीके से प्रदूषण जो है बढ़ता है। भावना, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखना होगा कि आज जब सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई होती है, हालांकि दिल्ली सरकार को फटकार सुप्रीम कोर्ट लगा चुकी है, ये कह चुकी है कि जब हर साल इस तरीके की स्थिति बनती है तो इसका कोई ऐसा समाधान क्यों ना निकाला जाए कि अगले साल से इस तरीके की कोई दिक्कत ना आए। लेकिन इसके बाद भी पिछले साल की बात करें तो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई थी और कहा गया था कि इस स्थिति को अब काबू में लाया जाए, अगले साल ऐसा ना हो। लेकिन एक बार फिर से इस साल भी इसी महीने में इस तरीके से स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे प्रकाश पर्व की। जी हां, प्रकाश पर्व पर सिख श्रद्धालुओं को तोहफा दिया गया है। आज से श्रद्धालुओं के लिए करतारपुर कॉरिडोर खुल गया है। अमृतसर से सिख तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना करने की तैयारी की जा रही है। तीर्थयात्री का कहना है कि करतारपुर जाने के लिए हम बहुत खुश हैं। हम सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें फिर से करतारपुर जाने की इजाजत दे दी है और करतारपुर कॉरिडोर को खोल दिया है। अब हम बाबा के दरबार में जाकर के मत्था टेक सकेंगे। साथ ही आपको बता दें कि कोरोना के चलते लंबे समय से बंद गुरदासपुर में करतारपुर साहिब कॉरिडोर आज श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोल दिया गया है। कोविड के चलते ये लगभग 1.5 साल से बंद था। लोग भी कॉरिडोर के खुलने का इंतजार कर रहे थे। करतारपुर गुरुद्वारे में भी पाकिस्तान के अन्य इलाकों की तरह वहां के कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होगा। यानी जो भी सिख श्रद्धालु पाकिस्तान जाकर के बाबा के दरबार में मत्था टेकने के लिए पहुंचेंगे, उन्हें कोविड-19 के गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। 72 घंटे के अंदर किए गए RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट लेकर के जानी होगी। साथ ही वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट भी साथ में श्रद्धालुओं के होना अनिवार्य होगा। तो तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए सिख श्रद्धालु पाकिस्तान जा सकते हैं और वहां पर बाबा के दरबार में मत्था टेक सकते हैं। चूंकि शुक्रवार को गुरु पर्व है और इस मौके पर सिख तीर्थयात्रियों में खुशी का माहौल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। आपको बता दें कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का उत्तर प्रदेश का दौरा है। ये 3 दिवसीय दौरा पुष्कर सिंह धामी का है। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करेंगे पुष्कर सिंह धामी। साथ ही लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। और आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात भी करेंगे। परिसंपत्तियों के मसले पर दोनों मुख्यमंत्रियों की बातचीत होगी, दोनों मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। कल लखनऊ में उत्तराखंड महोत्सव में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो 3 दिवसीय दौरे पर हैं उत्तराखंड के सीएम उत्तर प्रदेश में और मुख्यमंत्री के साथ उनकी मुलाकात होगी। योगी आदित्यनाथ के साथ वो चर्चाएं करेंगे परिसंपत्तियों के मामले को लेकर के। साथ ही आज उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी उनकी मुलाकात होगी और तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी।
और हमारे स्टेट हेड अवनीश प्रेमी हमारे साथ जुड़े हुए, इनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अवनीश, जानना चाहेंगे 3 दिन के दौरे पर हैं उत्तराखंड के सीएम उत्तर प्रदेश में, क्या कुछ अहम मुद्दों पर वो चर्चा करेंगे राज्यपाल से भी और साथ ही में मुख्यमंत्री से भी? देखिए 11:30 बजे मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है लखनऊ। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि मुख्यमंत्री की जो शिक्षा हुई है वो लखनऊ विश्वविद्यालय से हुई है, तो बहुत सारी यादें उनकी जुड़ी हुई हैं लखनऊ के साथ। और वहाँ के जो छात्र संघ के पदाधिकारी हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी हैं, वहाँ के जो टीचर हैं, अध्यापक है, तो इस कार्यक्रम के दौरान वो अपने विश्वविद्यालय भी जाएंगे। और कमरा नंबर 119 जहां पर रहकर उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की है, उस कमरे में भी वो कुछ समय बिताएंगे, जिस तरह का कार्यक्रम अभी तक उनका आया है। इसके साथ साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो पदाधिकारी हैं, छात्र संघ के जो पदाधिकारी हैं, जो उनके पुराने यार दोस्त हैं, उनके साथ भी उनके मिलने का कार्यक्रम है। हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। और इसके साथ साथ वो आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे। कुछ अहम मसलों पर उनसे चर्चा होगी। दूसरा, मैं आपको ये भी बता दूं कि कल भी मुख्यमंत्री लखनऊ में रहने वाले हैं और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के बीच जो परिसंपत्तियों का कई मसलों पर बंटवारा नहीं हुआ है, उसको लेकर उनकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत होगी। और संभावना ये भी है कि कई महत्वपूर्ण फैसले कल दोनों ही सरकारें मिलकर ले सकती हैं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जो परिसंपत्तियों का बंटवारा अब तक नहीं हुआ है उनको लेकर। तो बड़ा अहम दौरा इसको कह सकते हैं। और खास बात यह है कि हालांकि पिछले दिनों भी वो अयोध्या गए थे और कुछ समय लखनऊ में भी रुके थे, लेकिन मुख्यमंत्री, राज्यपाल और जो तमाम कार्यक्रम थे उसमें उन्होंने शिरकत नहीं की थी। लेकिन इस बार जो दौरा है वो बड़ा अहम दौरा है। इसके साथ साथ वो परसों यानी कि शुक्रवार शाम देहरादून लौटने का उनका कार्यक्रम अभी तक तय हुआ है। तो इतना जरूर है कि आज, कल और परसों शाम तक वो लखनऊ में ही रहेंगे और अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। अवनीश, सही कहा आपने कि एक अहम दौरा है, 3 दिवसीय दौरा है उत्तराखंड सीएम का। अब देखना होगा कि जो अहम चर्चाएं उनकी राज्यपाल और मुख्यमंत्री से होती है उसके नतीजे क्या निकलते हैं। अवनीश, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। दौरे पर है मनीष सिसोदिया और आज 10:30 बजे उत्तरकाशी में प्रेस वार्ता करने वाले हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। प्रेस वार्ता में कुछ बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और उनका आज विशाल रोड शो भी है साथ में। और मनीष सिसोदिया एक जनसभा को भी आज संबोधित करेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड के दौरे पर हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। और आज का जो उनका कार्यक्रम है उसकी जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं कि जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रेस वार्ता 10:30 बजे वो करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि पर्वतारोहण संस्थान का भी दौरा करने वाले हैं मनीष सिसोदिया और उनके साथ कर्नल अजय कोठियाल भी होंगे मौजूद। तो लगातार आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। चूंकि उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव है, 70 विधानसभा सीटों वाली ये उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक पार्टियां लगातार सक्रिय हैं। और अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की सक्रियता देखी जा रही है उत्तराखंड में। और 2 दिवसीय दौरे पर मनीष सिसोदिया कल पहुंचे थे उत्तराखंड देवभूमि में। और आज का जो उनका कार्यक्रम है उसके बारे में जो जानकारी है वो आपको बता रहे हैं कि सुबह आज 10:30 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। और उसके बाद उस समय कर्नल अजय कोठियाल भी उनके साथ रहेंगे। ये वही कर्नल अजय कोठियाल हैं जिनको कि मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है। अगर पार्टी जीतती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं ये कर्नल अजय कोठियाल उत्तराखंड में। तो लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं मनीष सिसोदिया। इसके पहले खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उत्तराखंड आ चुके हैं। आगे भी आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार सक्रियता देखी जा रही है। हमारी सरकार जरूर बनेगी, बस बनानी है आपको, पर हमारी सरकार जरूर बनेगी। तो पर ज्यादा जानकारी देने के लिए अवनीश प्रेमी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्टेट हेड है। अवनीश, जानना चाहेंगे जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही है उत्तराखंड में, 2 दिवसीय दौरे पर मनीष सिसोदिया भी हैं, कल भी उनका
दौरा था देवभूमि में, और आज भी आज के जो कार्यक्रम है उसकी अगर बात करें तो कितना अहम है आज। अवनीश, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो मनीष सिसोदिया उत्तरकाशी के दौरे पर है, 2 दिवसीय दौरा है। कल ही वो देवभूमि पहुंचे हुए थे और आज उनका जो कार्यक्रम है उसकी जानकारी इस हिसाब से है। आज सुबह 10:30 बजे वो प्रेस वार्ता करेंगे, साथ में उनके साथ कर्नल अजय कोठियाल भी होंगे उस दौरान, और सभी की निगाहें इस प्रेस वार्ता पे टिकी हुई है क्योंकि कई घोषणाएं वो कर सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी का चित्रकूट दौरा है। आज सड़क मार्ग से प्रियंका गांधी प्रयागराज से 1:15 पर चित्रकूट पहुंचेंगी। रामघाट पर भगवान शिव के मध्य गजेंद्र नाथ मंदिर में दर्शन करेंगी, पूजा अर्चना करेंगी, और साथ में आपको बता दूं कि महिलाओं से संवाद भी करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। उनका कहना है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इस तरीके के नारे के साथ कांग्रेस पार्टी आगे की रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है, और इसी के तहत, इसी नारे के तहत महिलाओं से संवाद भी आज करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। उनका कहना है कि भगवान कामतानाथ मंदिर में, बता दें आपको कि उनका कहना है कि मां के दर्शन करने के बाद वो महिलाओं से बात करेंगी। साथ ही आपको बता दें कि प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे चित्रकूट में। चलिए आगे बढ़ेंगे और देहरादून से आपको बता दें बड़ी खबर। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का बड़ा फैसला सामने आया है। कोविड-19 टीकाकरण को लेकर के निर्देश जारी किया है धन सिंह रावत ने। उन्होंने कहा है कि घर घर जाकर के कोविड टीकाकरण किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री जिन्होंने ये एक बड़ा फैसला लिया है, उन्होंने कहा है कि अब हर घर पर जाकर के कोविड-19 का टीकाकरण किया जाए, इसके निर्देश जारी किए गए हैं। दिसंबर तक संपूर्ण टीकाकरण का निर्देश जारी किया है स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने। टीकाकरण की रफ्तार धीमी होने के चलते ये निर्देश दिया गया है उत्तराखंड में। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने ये कहा है कि कोरोना टीकाकरण की रफ्तार बहुत धीमी चल रही है, इसको बढ़ाया जाए और इसके लिए अब घर घर जाकर के कोविड-19 का टीकाकरण किया जाए। ऐसे निर्देश स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से दिए गए हैं। राज्य स्वास्थ्य मंत्री ने ये निर्देश जारी किए हैं। देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का ये बड़ा फैसला है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी को अगर हराना है तो टीकाकरण जरूरी है, और टीकाकरण जिस तरीके से धीमी गति से चल रहा है, इसको बढ़ाने के लिए अब घर घर जाकर के टीकाकरण दिया जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी के संभल जिले में जिला न्यायालय के आदेश पर चंदौसी तहसील के सब रजिस्ट्रार और प्रभारी उप निबंधक समेत 13 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। इन सभी पर करोड़ों की जमीन के दस्तावेज में हेराफेरी और छेड़छाड़ करके धोखाधड़ी से जमीन की रजिस्ट्री करने के आरोप हैं। पीड़ित ने जिला न्यायालय में चंदौसी में तैनात सब रजिस्ट्रार सुबोध राय, प्रभारी उप निबंधक अनीता समेत 13 आरोपियों के खिलाफ वाद दायर किया था। दरअसल चंदौसी थाना इलाके के नखासा थाना क्षेत्र में रहने वाले पीड़ित बुजुर्ग अफसार ने बताया कि उनकी और उनके भाई की जमीन है और चंदौसी तहसील के राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। करोड़ों की कीमत की जमीन पर भू माफिया की नजर के चलते उन्होंने हाई कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट और एसडीएम कोर्ट से स्टे भी ले रखा है, लेकिन इसके बावजूद भू माफियों ने सब रजिस्ट्रार कार्यालय में तैनात सब रजिस्ट्रार सुबोध राय और प्रभारी उप निबंधक अनीता ने उनकी जमीन के दस्तावेज में हेराफेरी और छेड़छाड़ कर भू माफियों के नाम जमीन बेनाम रजिस्टर्ड कर दिया है, जबकि कानूनी नियम के अनुसार स्टे होने पर जमीन का बेनामा रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता है।
रजिस्ट्रार साहब ने को बैनामे के टाइम पर खतौनी देखना चाहिए कि इनका नाम है या नहीं है। उन्होंने बगैर देखे बैनामा कर दिया गया हमसाज होकर। मुझे ऐसी 220/2 241 में उस पर स्टे अदालत का है, उसका बैना और हाई कोर्ट का भी स्टे है, उसमें भी बैनामा कर दिया गया है। यानी खतौनी में दर्ज है विशिष्ट, उसके ऊपर भी उन्होंने बैनामा कर दिया। क्रेता की जिम्मेदारी है कि वो जानकारी दे कि जो संपत्ति वो खरीदने जा रहा है, जिसके लिए वो पैसे का भुगतान कर रहा है, मुफ्त दे रहा है, उसमें वो प्रॉपर्टी जिस आदमी से खरीद रहा है वो उसका स्वामी है कि नहीं है, कोई विवाद तो नहीं है। ये सारी जिम्मेदारी क्रेता को दी गई। रजिस्ट्रेशन अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें कोई व्यक्ति का बैनामा इसलिए अस्वीकार कर दिया जाए कि वो जिस संपत्ति का विक्रय कर रहा है